हालात बने हुए हैं। 35वें दिन में भी खतरनाक जंग इस वक्त आप देखिए किस तरह से रूप लेती चली जा रही है। जंग में अब तक 3,592 लोगों की अभी मौत हो गई है और ईरान में सबसे ज्यादा 1,937 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में अब तक 1,335 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और साथ ही सिविलियन साइट पर हमले करके अमेरिका जंग में अपनी हार का आप देखिए किस तरह से जो मसौदा है वो तैयार कर रहा है और सामने दिखाने की कोशिश हो रही है। तो जंग में अब तक कई लोगों की मारे जाने की खबर, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि जिस तरह से हालात बदलने चाहिए थे बदलते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 35वें दिन में भी खतरनाक जंग लगातार जारी है और जंग में अभी तक 3,592 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ईरान के 300 से ज्यादा अस्पताल और हेल्थ सेंटर तबाह हो चुके हैं। ईरान के करज में भी बने हुए सबसे बड़े पुल B1 पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। ईरान ने बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल अमेरिका ने यहाँ ओमेजी, ये ना कि ओमेजी, ये ओजेमी करज है जहां पर B1 पुल पर बमबारी हुई है और ये एक विशाल परियोजना थी जो तेहरान को देश के उत्तरी क्षेत्रों जिसमें कि कैस्पियन सागर है शामिल और इसी से जोड़ती है। तो ये परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है और हमला ईरान के स्थानीय समय के अनुसार की अगर बात करें तो सुबह करने की बात हुई थी, लेकिन शाम 5:30 बजे ये हमला हुआ है और NRIT की रिपोर्ट जो सामने आई उसी के मुताबिक ये पुल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ड्रोन फोर्स को बनाए रखने के लिए प्लान किए गए मिलिट्री सप्लाई रूट का हिस्सा था। और इजराइल ने कुछ दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में ही बिल्डिंग पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये बड़ी खबर जहां पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि हम जंग को जीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने वहां से पलटवार कर दिया है और ईरान ने अपनी जगह से आप देखिए किस तरह से पलटवार करने की कोशिश की है। और साथ ही बताते चले कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले करने की भी कोशिश जारी हो चुकी है, लेकिन B1 पुल है उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और ये भी बताते चले कि हमला ईरान की जो स्थानीय टाइम है, समय है, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो शाम 5:30 बजे यह हमला हुआ है। 28 लोग मारे गए हैं, एक को छोड़कर आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बनी, जिनमें लेबनान में मारे गए 10 इजरायली लोगों की भी सूची जारी हो चुकी है। 3,223 लोग घायल हुए हैं और लेबनान में यहाँ 1,335 लोग मारे गए, जिनमें से 125 आप देखिए किस तरह से घायल भी हुए। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले कि यहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां 3,223 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अमेरिका की बात करें तो लड़ाई में 13 लोग मारे गए हैं, 2 लोग यहां गैर लड़ाई से जुड़े हुए कारणों से ही मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और लेबनान में मारे गए जो इजरायली सैनिक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और बताते चलें कि यहाँ देखिए वेस्ट बैंक की बात करें तो 4 लोग यहाँ मारे गए, यूएई में 12 लोगों की मौत हुई है, 169 लोग घायल हुए हैं और बहरीन में 3 लोगों के मारे जाने की खबर, सऊदी अरब में 2 लोग मारे गए हैं, 20 लोग घायल हुए हैं, कुवैत में 6 लोगों की मौत हो गई है, ओमान में 3 लोगों की मौत हो गई है, कतर में 16 लोग घायल हो गए हैं, जॉर्डन में 20 लोग घायल हुए हैं, सीरिया में 4 लोगों की मारे जाने की खबर, इराक में 107 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। लेकिन तेहरान कराज ब्रिज पर हवाई हमला भी हुआ था। लेकिन फिलहाल बताते चले कि किस तरह से इस वक्त हालात जंग में बने हुए हैं, क्योंकि जंग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब ऑस्ट्रिया में भी आप देखिए किस तरह से अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर ऑस्ट्रिया का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार हो गया है। अमेरिका जिस तरह से बड़ा दावा पेश कर रहा था कि अलग अलग जगहों से वो टारगेट करने की कोशिश करेगा ईरान को, लेकिन उससे पहले ही देखिए ऑस्ट्रिया ने भी अपना एयर स्पेस देने के लिए अमेरिका को मना कर दिया है। इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी मना कर दिया था और इससे पहले इटली, फ्रांस और स्पेन अपना एयर स्पेस देने से मना कर चुके हैं, जिसमें 3800 करोड़ रुपए का ब्रिज भी यहाँ तबाह कर दिया गया है। ये पहले से ही आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल एक नई अपडेट आपके सामने, जहां पर ऑस्ट्रिया का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार हो गया है और अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया है। और ऑस्ट्रिया के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने कहा कि देश तटस्थ नीति अपनाता है, इसलिए वे किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो सकता है। और इससे पहले स्पेन, फ्रांस, इटली ने भी अमेरिका को अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकाने इस्तेमाल के लिए मना कर दिया था, इजाजत नहीं दी थी। और ईरान की राजधानी जो कि तेहरान है, करार शहर से जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज जो कि तोड़ दिया गया है। अमेरिका ने हवाई हमला वहां पर किया और तेहरान कराज ब्रिज पर भी हवाई हमला हुआ है और साथ ही कई लोग यहां पर घायल हुए हैं, आसपास नुकसान हुआ है और साथ ही $400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है
और मिडल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल था। लेकिन फिलहाल अमेरिका इजराइल पर आरोप लगा दिया गया है कि इस पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जाहिर तौर पर ईरान की राजधानी तेहरान का ही कराच शहर है, उसे जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज जो कि गुरुवार को अमेरिका ने हवाई हमला यहां पर कर दिया और ईरानी न्यूज एजेंसी जो कि फार्स है उसके मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और ये पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ईरान को चेतावनी देते हुए कहा गया और इससे पहले ईरान के सबसे बड़े पुल पर यह हमला किया गया है, यानी कि उस पुल को टारगेट किया गया। 3800 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाया गया था और ये वो पुल है जहां से मिसाइल, ड्रोन और हथियार ले जाने का काम ईरान करता है और इसी रास्ते को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये बड़ा आघात यहाँ पर ईरान के लिए, क्योंकि आपके पास हथियार अगर कहीं से आना है और आपको लेकर जाना है तो इसी रास्ते से आपको गुजरना होगा। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और पूरी दुनिया का तेल इसी रास्ते से निकल कर जाता है और अगर इसे बंद कर दिया जाए तो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ गया और उसी तरह से उसी तर्ज पर B1 पुल जो कि यहाँ आपने देखा कि तेहरान में बनाया गया है, ये ईरान के लिए लाइफलाइन है, यानी कि आपको तमाम वो हथियार इसी रास्ते से लेकर जाना है जो सेना इस्तेमाल करेगी। ड्रोन लेकर जाना है, मिसाइल लेकर जाना है या फिर स्ट्रैटेजी के तौर पर आप इसका जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, अमेरिका ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा पेश कर दिया कि हमने यहां पर हथियार ले जाने वाले रूट को ही खत्म कर दिया है। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई है, कई लोग यहां पर घायल हुए हैं और आसपास आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन गई हैं। 35वें दिन में अब महाजंग जो है वो कूद चुकी है और ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और चेतावनी भी ईरान की यहाँ अमेरिका की तरफ से दी गई है कि अभी भी समय है, समझौता कर ले, नहीं तो आगे और बड़ा नुकसान हो सकता है। और जाहिर तौर पर देखिए अमेरिका ने पहले ही कहा कि समझौता कर लीजिए और तमाम जो बड़ी बातें यहाँ पर रखी गई वो ईरान मानेगा या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से भी कुछ समझौते को लेकर बातचीत रखी गई थी, उस पर कितनी सहमति अमेरिका बना पाएगा यही बड़ा सवाल है। और अब यहाँ पर टेबल पर आने से पहले आपको बातचीत का द्वार खोलने की जरूरत है जिसमें एक मीडिएशन की जरूरत होती है। वो मीडिएटर कौन बनेगा ये भी एक बड़ा सवाल। चलिए हमारे साथ इकबाल ममदानी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत इकबाल जी जुड़ने के लिए। इकबाल जी, अब जिस तरह से B1 पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया अमेरिका की तरफ से और ईरान तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, किस तरह से अब ये पूरी परिस्थितियां सुलझेंगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम जंग खत्म कर देंगे, लेकिन आपको आसार नजर आ रहे हैं कि ईरान इतनी जल्दी पीछे हटने वाला है? धन्यवाद आशा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होगी। ईरान खुद चाह रहा है कि जंग को जितना ज्यादा लंबा किया जाए उतना उसके लिए फायदा है, क्योंकि अमेरिका जो है उसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान के ऊपर एक तरीके का जो सैंक्शन था वो समझ लीजिए न चाहते हुए हट रहा है, क्योंकि दुनिया को ऑयल की जरूरत है और ईरान उस ऑयल की सप्लाई को धीरे धीरे करके बढ़ाता है। जहाँ पहले 10 लाख बिलियन निकाला जाता था, आज वहां पर 16-17 बिलियन निकाला जा रहा है ऑयल। दूसरा जो रेट पहले 45 से 50 डॉलर के आसपास था, वो अभी $100 के आसपास जो है वो माल बेचा जा रहा है, यानी कि ईरान को दुगना फायदा हो रहा है। दूसरा, इस मामले के अंदर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि जो ऑयल को लेकर के वो मिडिल ईस्ट में राज करते थे, अब मिडिल ईस्ट के लोग भी जो है वो समझ चुके हैं कि अमेरिका हमारे लिए एसेट नहीं लायबिलिटी हो गया है। तो अब वो धीरे धीरे करके अमेरिका को हटाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, ओमान हो गया, कतर हो गया, वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। सऊदी भी इस मामले में समझते जा रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर जो पूरी जंग को अगर हम देखें तो एक का फायदा है जो है इजराइल। इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर ये तबाही होती रहे ताकि उसके लिए वो आसानी हो। उसकी वजह है कि जो हथियार इस्तेमाल ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट पे किए जा रहे हैं और ईरान पे जो किए जा रहे हैं वो अमेरिका पे किए जा रहे हैं। तो दोनों शक्तियां अगर जो खत्म होती है तो इजराइल जो है दुनिया के अंदर एक पावरफुल शक्ति के नाम पर बाहर निकल के उभर करके आएगा। उसकी वजह है कि वो उसने साफ कर दिया है कि ना उसके फौजी ना उसका सामान कहीं जंग के अंदर जमीनी लड़ाई लड़ने पहुंचेगा। तो जो अमेरिका से हथियार आ रहा है उसका पैसा कौन देगा? अपने आप को सशक्त तो आप कह रहे हैं कि इजराइल करेगा, लेकिन कैसे करेगा? नहीं, इसके अंदर
अमेरिका इसके पूरी अंदर आप मदद कर रहा है, देखिए लेकिन क्या वो छोड़ ईरान को देगा जो क्या वो फंडिंग सारा मिलता पैसा? है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह है कि जितना हथियार या जितना हर सालाना जो एनुअली एक बजट है, उस बजट के अंदर वो पैसा इसराइल को दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। हालांकि इस पूरी जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के जो अरब है वो उसे पैसा देंगे, लेकिन अरब इस मामले में बिल्कुल खामोश है। पिछले दिनों आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान अरे था अब कि तो जंग ऑस्ट्रिया ने रोकना भी है तो तो 2.5 अमेरिका को ट्रिलियन। एयर स्पेस देने से मना कर दिया। इससे पहले फ्रांस, सिर्फ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया स्पेन नहीं, ने आप मना बात किया था। करिए स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर तो अब जो नेटो का कंट्रीज है उसने तो अपनी एक अलग बैठक बुला ली है। तो कुल 35 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री है उनको बुला करके अब वो खुद अपने हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान से बात करने के लिए बातचीत अगले हफ्ते करेंगे। तो ये साफ संकेत देते हैं कि लोग आप समझ चुके हैं कि लेकिन उसमें भी अमेरिका तो के ईरान ने या साफ डोनाल्ड कह ट्रंप। दिया है कि इजराइल और अमेरिका को तो पूरी तरह से बैन किया जाएगा, वो तो इस रास्ते से नहीं निकल सकते हैं जिसमें वो टोल नहीं, लगाने की बात अमेरिका कर और रहे थे। इसराइल को बैन करेंगे उससे कोई उनको टेंशन नहीं है। देखिए इसराइल का जो ऑयल आता है वो अमेरिका से आता है, मिडिल ईस्ट से उसका ऑयल नहीं आता है। अमेरिका अपना ऑयल जो है यहाँ से 1% लेता है। अमेरिका की जो अच्छा, सबसे जो बड़ी ये कमाई अभी अभी है बयान वो आया इराक। ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा दुश्मन जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक जंग जारी रहेगी। तो आपको लगता है अमेरिका और इजराइल बिल्कुल, देखिए सरेंडर करेंगे? वो भी ईरान के बिल्कुल सामने। वो जिस तरीके से एजेंसीज की, अमेरिकन एजेंसीज की जो रिपोर्ट आ रही है उनका कहना है हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन जो है अभी भी ईरान के पास मौजूद है। और सैन्य शक्ति के हिसाब से इसराइल भी कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसराइल के आर्मी चीफ ने रेड फ्लैग एक नहीं 10-10 लगा करके बता दिया है कि उन्हें आर्मी की जरूरत है, तकरीबन 20,000 आर्मी मैन चाहिए। अमेरिका की पोजीशन ये है कि वो अपने हथियार जो है वो समझ रहा है खत्म हो रहा है, जिसको लेकर के जो अलग अलग कंट्रीज में पोलैंड, नेदरलैंड, स्पेन, ये जहां जहां उसने एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे वो फिर दोबारा उनसे मांग रहा है, उनसे दोहरा रहा है कि वो मुझे वो हथियार रिटर्न करे। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि यूक्रेन से लेकर के जितनी कंट्रीज से वो अपने हथियार रिटर्न मंगा रहा है, यानी कि उसकी सैन्य शक्ति जो है वो खत्म होती जा रही है। और ये जंग अगर महीना ठीक है दो महीना और ममतानी चलती जी, है मैं तो आपको बनाए चाइना और रखूंगी रशिया अपने के लिए साथ सबसे बड़ा और फायदा होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बताते चले बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से आज जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। जंग के बीच में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेता दिया है। बड़ी चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। ईरान को समझौता करने की चेतावनी दे दी गई है कि अभी भी समय है, संभल जाइए और जो डिमांड रखी गई है उसे मान लीजिए, नहीं तो यहाँ परिणाम जो है वो गंभीर हो सकता है। अभी भी ईरान के पास समझौता करने का समय है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया ये बड़ी खबर। जहां पर आप देखिए कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकियां दी थी, चेतावनी जारी की थी और ईरान को समझौता करने की यहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है। जाहिर तौर पर बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी धमकियां दी। पाषाण युग में आपको बदल दिया जाएगा, जिसकी वजह से IRGC का पलटवार भी आया और IRGC बहुत गुस्से में भी नजर आई। लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए ताबड़तोड़ हमले जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर कर रहे हैं, उसी बीच में यहाँ ईरान कह रहा है कि दुश्मन जब तक सरेंडर नहीं करता तब तक हम जंग जारी रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी पलटवार आ गया है कि समझौता जो करने के लिए कहा गया है उसे मान लीजिए, नहीं तो आपका हश्र बहुत खराब और बुरा होगा। इमरान ममदानी के पास ही चलेंगे। इकबाल ममदानी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, जिस तरह से अब चेतावनी बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जा रही है कि समझौते कर लीजिए, जो समझौते के लिए कहा गया है, तमाम बड़े मुद्दे रखे गए थे उन्हें मान लिया जाए, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि ईरान जंग में ट्रंप के 5 टारगेट, जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म करनी है, ये सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उसके बाद गेस्ट के पास चलते हैं कि मिसाइल को खत्म करना है, ड्रोन क्षमता को खत्म करना है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान के पास हथियार है, क्योंकि जो मिसाइल सिटी है वहां पर कई तादाद में यहाँ ड्रोन है। नौसेना खत्म करने का दावा कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने नौसेना को खत्म कर दिया है, ड्रोन वहां पर खत्म हो चुके हैं, मिसाइल खत्म हो चुकी है, प्रॉक्सी जो मिलिशिया है उसे खत्म कर दिया गया है। यानी कि आपको बताते चले जिस तरह से बड़े चेंजेस की बड़ी बात यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। परमाणु कार्यक्रम को रोकना है और साफ तौर पर यह कहा गया था कि परमाणु हथियार अमेरिका ईरान को नहीं बनाने देगा और उसी पर अभी भी कार्रवाई को तेज किया गया है। तो सत्ता परिवर्तन यानी कि रेजिम चेंज होगा और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामनेई की मौत के बाद और पूरे कैबिनेट की मौत के बाद यहाँ पर रेजिम चेंज का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। इकबाल ममदानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इकबाल जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार चेतावनी जारी कर रहे हैं और अब ये कह दिया गया है कि भाई समझौता कर लीजिए, नहीं तो हर्ष और बुरा होगा।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं कि अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेडी जॉर्ज ने अपने रक्षा सचिव ही पीट हेगसेथ के कहने पर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया और रिटायर हो गए। उनके साथ दो अन्य और सैन्य अधिकारियों ने भी पद छोड़ा है। हम्म। और ऐसा देखिए कि ये ऐसे वक्त में ये पद छोड़ा है जब अमेरिका की हालत लगभग खराब है। जी। तो ये संकेत दे रहा है कि अमेरिकी आर्मी में भी कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और अगर वहां एजेंसी की माने या वहां एक्सपर्ट की माने तो वो ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम है वो निहायत ही मुसीबत भरा हो सकता है अमेरिका के लिए। और जिन शर्तों की आपने बात की, देखिए 15 शर्तों को लेकर के एक लिस्ट जो पाकिस्तान या तुर्की, मिस्र, इजिप्ट जो समझौते की बात कर रहे थे उनके जरिए भेजी गई थी, लेकिन ईरान ने उसे सीधे से खारिज कर दिया। अपनी 5 शर्तें रखी है। देखिए, जहां पर उनका ये दावा था कि शुरुआत में ही उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया था, और कल भी जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी को जो है ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दुनिया जानती है कि इतनी नेवी स्ट्रांग नहीं थी इसकी ईरान की, ना ही एयरफोर्स स्ट्रांग थी। दुनिया के अंदर जो नेवी स्ट्रांग मानी जाती है वो अमेरिका की मानी जाती है। वो इतनी ताकतवर नेवी है, उसके बावजूद इन मिसाइलों से हजारों माइल जो है वो दूर जाकर के बैठी हुई है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के। इसका एक साफ संकेत है कि अमेरिका उस वक्त भी जानता है, आज भी जानता है। अगर उसको लगता है कि सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, सोने के ले आ चुके हैं वो, तो आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के मिडल ईस्ट की खाड़ियों में क्यों नहीं आ रहे? यानी कि एक साफ संकेत है कि अगर आप आएंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। या शुरुआत में आपने गैरल फोर्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ था, ईरान ने कहा था, आपने कहा नहीं, उसमें आग लगी है। बाद में ये खबरें आई कि तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के जो सेलर्स है उसका इलाज चल रहा है। फिर इब्राहिम लिंकन जो है उसको नहीं लाया जा रहा है। तो आप ये आपको नहीं लगता इकबाल जी कि अब खर्च ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है अमेरिका का? क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से कुछ हफ्तों में ही अमेरिका अगर युद्ध पर 11 अरब डॉलर यानी कि 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर देता है, जिसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है अमेरिका के अंदर। अच्छा, अभी जो दुनिया जो है ना, ऐसा मान के चलिए कि अमेरिका की जिद के ऊपर अब पोजीशन ये आने वाली है कि दुनिया के अंदर अनाज का बहरान आएगा। उसकी वजह है कि जो फ्यूल्स नहीं आ रहे उसको फर्टिलाइजर का मामला है। जो फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो जो किसान है वो अनाज नहीं उगा सकेगा। फ्यूल बहुत जरूरी है, फ्यूल नहीं आएगा तो एयरलाइन से लेके ऐसी कई इंडस्ट्रीज दुनिया की है जो खत्म हो जाएगी। तो फूड फर्टिलाइजर जो है ये बहुत अहमियत दुनिया में रखने लग गया है। तो इसको लेकर के ये इससे अछूता अमेरिका भी नहीं रहेगा। अमेरिका ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी करता है दुनिया के अंदर वो निर्यात नहीं करता है, उसको भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए अपने यहाँ भी बहुत टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जा रहे हैं अमेरिका की जिद के हिसाब से। दुनिया में जो अभी सबसे ज्यादा शक्ति के अंदर मुझे सामने आता हुआ नजर आ रहा है वो चाइना है। क्योंकि देखिए, चाइना के ईरान से रिश्ते अच्छे हैं लगातार, और रशिया से भी रिश्ते अच्छे, तो ऑयल वगैरह जो है वो जमा करता जा रहा है। दुनिया के अंदर जहां कंपनियां बंद हो रही है वहां चाइना इस कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है कि वो तेल कम रेट में लेकर के दुनिया को कम्पीट कर सके। तो चाइना इस जंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। रशिया जो है यूक्रेन के हिसाब से एक तरीके से तबाही की कगार पर है। ईरान और मिडिल ईस्ट का जो मामला है वो भी है। यूरोप जो है वो उसके अंदर इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बंद होती जा रही है। लेकिन इकबाल ममधानी जी, अमेरिका जो अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपर पावर मानता है और वो है भी, लेकिन अगर मैं अपने पास जो मैं रिपोर्ट्स यहाँ पर देख रही हूँ उसके अनुसार देखें तो 3 हफ्तों में ही अमेरिका बाजार में लगभग $3.2 ट्रिलियन यानी कि 3.2 लाख करोड़ डॉलर का जो घाटा है वो यहाँ पर अमेरिका को नुकसान के तौर पर झेलना पड़ रहा है। तो अगर ये इसी तरह से बढ़ता है तो आपको नहीं लगता है कि चेंजेस शायद अमेरिका के अंदर ना हो? जिस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, ये जो आपने नुकसान बताए तो वो नुकसान है जो नजरों के सामने है। इसके अलावा जो सैन्य शक्ति का जो इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जिस तरीके से लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे आम एम्युनिशन का खर्चा हो रहा है, ऐसी कई अनगिनत चीजें हैं। जो ट्रेड रुक चुका है, वो सबका नुकसान तो अब तक आया ही नहीं है। अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है इकबाल ममधानी जी कि हम 50 अरब का नुकसान हुआ था उसको? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब दुनिया की जो अलग अलग देश है हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच की जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं? क्योंकि अगर तो यहाँ न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है तो घातक परिणाम हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर
इकबाल जी, एक और बड़ी खबर, जहां एडवांस हथियार पूरी तरह से सुरक्षित है, ये ईरान की तरफ से कहा गया, और ईरान के हथियार दुश्मन छू भी नहीं पाएंगे। और ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा पेश किया गया है, हमारे असली सैन्य ठिकानों की दुश्मन को जानकारी नहीं है, ईरान की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ जंग के बीच में ही कि ईरान का बड़ा दावा देखिए सामने किस तरह से आ गया है। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सैन्य शक्ति तबाह कर दी है, हथियार तबाह कर दिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे जो एडवांस हथियार हैं वहां तक दुश्मन नहीं पहुंच सकता, हमारी असली शक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि मिसाइल सिटी के अंदर जो हथियार हैं, अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने खत्म कर दिए हैं, लेकिन ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم می‌کنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا می‌روید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید و من نه. तो फिलहाल एडवांस हथियार पूरी तरह से सुरक्षित है और अमेरिका को भी ये पलटवार दिया गया है ईरान की तरफ से, जहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़े हैं। ममदानी जी, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि हमने तो सैन्य शक्ति हासिल कर ली है, हमने यहाँ परमाणु जो कार्यक्रम था उसे रोकने की पूरी कोशिश की और वो होने भी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे पास तो अभी ऐसे एडवांस हथियार हैं जो जैसे दुश्मन तो छू भी नहीं सकता है। अच्छा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज जो होती है जंग में, सबसे पहले जो है सत्य का खून होता है जो, उसके बाद दावे, प्रोपेगेंडा, यही चीजें हर कंट्री की तरफ से चलाई जा रही है। अमेरिका ना अपने आप को कमजोर बताने की परिस्थिति में है, ना ईरान अपने आप को बता रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज हम जरूर मानेंगे कि ईरान लगातार जिस तरीके से हमले कर रहा है, पिछले 48 घंटे पहले उसने एक दिन के अंदर 400 मिसाइल द्वारा इजराइल और मिडल ईस्ट कंट्रीज पर हमला किया, यानी कि कुछ तो है जो ईरान के पास मौजूद है। अमेरिका और इजराइल वही डिफेंस सिस्टम को लेकर के लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। जहां शुरुआती जंग के अंदर ये टारगेट अचीव नहीं कर पाता था ईरान, वो आज आसानी से कर रहा है। अच्छा, उसके साथ हुतीज हो गया, शिया मलेशिया हो गया, ये हिजबुल्ला हो गया, वो सारे ही अपने लक्ष्य जो है पूरे कर रहे हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम कहीं कमजोर हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पूरा देखेंगे, जैसे आपने कहा था कि हम कहीं विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, देखिए फिलहाल बहुत मैं ये कहूं कि एकदम अर्जेंट में तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन हाँ, ये परिस्थिति धीरे धीरे पैदा होती जा रही है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन एक तरफ शुरू है, और अभी सबसे बड़ा जो मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है हमको, वो चाइना और ताइवान का नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना का गश्त जो है वो ताइवान के पास बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरीके से चाइना अपनी पकड़वा बनाता जा रहा है, उसने कहा है कि 2027 तक वो ताइवान अपने कब्जे में ले लेगा, और अमेरिका की जो गिरती हालत है वो ये दर्शा रही है कि अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर इस स्थिति में नहीं रहेगा कि ताइवान की मदद कर सके। तो धीरे धीरे करके हम उस स्थिति में जा रहे हैं कि आगे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, क्योंकि ईरान पर टारगेट करना, ईरान पर हमले करने के साथ साथ आप देखिए ना और कितने देश इसके साथ जंग में ही चले गए हैं जिन पर हमले हुए हैं। यूएई है, इराक है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, फिर ओमान, अजरबैजान, कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है वहां पर, फिर साइप्रस, सीरिया, कतर, लेबनान, कई ऐसे देश जहां पर एयर स्पेस होने की वजह से हमला हो गया, कई ऐसे ही हमला हो गया। समझिए चलिए कि पूरी तरीके से इस जंग में शामिल हो चुका है।
इसका जो असर दुनिया के अंदर होगा, मिडिल ईस्ट पे होगा, यूरोप पे बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि यूरोप की जो तबाही है वो मुझे कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो दुश्मनी चल रही है रशिया के साथ हो, रशिया ने जिस तरीके से फ्यूल 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक बंद किया है, तो उसका असर सीधा जो दुनिया में अगर पड़ेगा सबसे ज्यादा तो वो यूरोपियन कंट्रीज पर पड़ेगा। अमेरिका पे इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास अपना ऑयल मौजूद है, वेनेजुला उनके पास मौजूद है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ये जंगें बढ़ती जा रही है, और ईरान यही चाह रहा है कि जितना जंग बढ़ेगी उतना अमेरिका क्योंकि नुकसान अमेरिका उठाएगा। दूसरा आप यूरेनियम पर देखोगे ना कि कब्जा जिस करना तरीके से चाहता है, अभी और आपको नहीं लगता है कि ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना अगर अमेरिका की तरफ से कोशिश होती है तो ये कितना खतरनाक साबित होने वाला है आने वाले समय में? कि आपने बात तो बोल दी, लेकिन आप देखिए उस पर हवाई जब हमला, एक्शन करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, वो सिग्नेचर करके अपने लोगों को जमीन पे उतार दे। लेकिन वो जानते हैं कि जमीनी जंग उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, वो गोंद का समंदर हो जाएगा। उतरेंगे अपनी मर्जी से वो, भले ही वो कहते हैं कि हम 2 हफ्ते में जंग खत्म कर देंगे, 3 हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन जंगें जो होती है जब शुरू होती है ना, तो आपका दुश्मन डिसाइड करता है कि जंग कब खत्म होगी। क्योंकि आप जितनी ताकत से लड़ने की कोशिश करते हो, अगर आपका दुश्मन उससे ज्यादा ताकतवर होकर आपसे लड़ाई में मजबूत हो गया तो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। इराक के लिए ठीक। आपने यही कहा था कि 2 महीने के अंदर पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। उस वक्त अमेरिका नहीं, पूरा नेटो था, लेकिन हमने देखा कि वहां ईरान से उनको भागना पड़ा। अफगानिस्तान के अंदर भी यही पोजीशन थी आपकी कि आपने कहा था कि हम कुछ दिनों के अंदर इसे तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन 20 साल के बाद $80 बिलियन के हथियार आपको छोड़ने पड़े। जी। तो आप अगर अमेरिका का इतिहास पिछले 75 सालों का देखेंगे तो हर जगह से मुंह की खानी ही पड़ी है, ठीक है, अमेरिका को छोड़ के बहुत भागना बहुत पड़ा है धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे इकबाल प्रेसिडेंट ममदानी के जी। लिए। तो ये लेकिन वो फिलहाल है। जिस तरह से ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग चल रही है, अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान ने पलटवार भी किया है। अब परिस्थितियां और घातक होती चली जा रही हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स इस वक्त बैठकर बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तीसरे युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उठते हुए कदम है, जिसे रोकने की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर लगातार आप देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी में भी या फ्लीट्स का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है, और साथ ही आपको बताते चले जिस तरह से हॉर्मुज जल डमरू मध्य का जिक्र किया गया है, और साथ ही ये भी देखिए ईरान में अतिरिक्त यहाँ आंतरिक मतभेद चिंता का कारण बन गया है। वॉशिंगटन डीसी से भी या फ्लीट्स का ये बड़ा बयान, और साफ तौर पर वो ईरान को चेताते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है, और साथ ही बताते चले क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब मिडिल ईस्ट के देश अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे हैं। नेटो के देश यहाँ पर आप देखिए शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अलग अलग देश मिलकर ईरान के साथ बातचीत करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए यहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन अब परिस्थितियां क्या कुछ बनेगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो फिर कैसे वहां पर ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग आगे बढ़ेगी। यानी कि जिस तरह से अमेरिका ये चाहता है कि जो समझौते करने की बात कही गई थी, अगर ईरान मानता है तो जंग रुक जाएगी, लेकिन ईरान ने भी अपनी तरफ से कुछ डिमांड्स रखी गई है कि अमेरिका उन्हें मान ले, और क्या अमेरिका उन्हें मानेगा। यानी कि टेबल पर आने में अभी और कितना समय लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट किसी का भी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए मध्यस्थता करना जरूरी था, मध्यस्थता के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। तो फिलहाल वॉशिंगटन डीसी के फ्लीट्स का ये बड़ा बयान, जिसमें ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी गई है, और साथ ही ये भी बताते चले कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जिक्र किया गया है। लेकिन क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। I think Iran is facing a significant uh, military strikes from the United States if the regime does not stop firing missiles in the Strait of Hormuz. And I think many people are saying that this was a war of choice by the United States and President Trump. This was a war of choice by Iran. It's been the Iranian regime that's been at war with the United States for 47 years, that has killed thousands of American soldiers, that sent assassination squads around the world, including into Europe. This is a war. This is a conflict that Iran's Islamist regime began and hopefully will soon be resolved. I don't think the president's going to send in ground troops, and I personally oppose that. I don't think it'll be necessary. I believe what the administration is trying to do is to find Iranian leaders who want to end the war and want to chart a different course for the country. And I believe there are leaders like that in Iran who want peace, who want to save their country. But we have a problem here. The government is not intact. It's fragmented.
And I do worry that whoever we're negotiating with may have trouble getting other aspects of the government, other elements like the Revolutionary Guard, to go along with whatever's negotiated with the U.S. I hope the administration has a plan to solve that problem, but it does bother me. I think Iran. चलिए, तो फिलहाल ईरानी कार्रवाई को लेकर एक बड़ी बात, लेकिन उसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में अभी कितना समय लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि अलग अलग देशों की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और भारत ने भी अपनी बात वहां पर रखी है। लेकिन अब अचानक हटाए गए यूएस आर्मी चीफ, आप देखिए किस तरह से ईरान जंग के बीच में ही जनरल रैंडी जॉर्ज जो है वो हट गए हैं और रक्षा मंत्री पर जबरन रिटायर करने का भी आरोप लगा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अचानक फैसले से सैन्य हलकों में हलचल मच गई है और अमेरिका के अंदर ये बड़ी यहाँ आप देखिए फिर बदल और बड़ा यहाँ पर बदलाव हुआ है। अचानक ही किस तरह से यहाँ पर जो रिटायर कर दिया गया है जनरल को, और एक तरफ आप जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने ऑफिसर्स को रिटायर कर रहे हैं, तो यहीं से आप परिस्थितियां अमेरिका की समझ सकते हैं। अचानक फैसले लेने से सैन्य हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि अमेरिका में यहाँ पर सैन्य बदलाव हुआ है। अचानक आर्मी चीफ यूएस की तरफ से हटा दिए गए और ईरानी जंग के बीच में जनरल रैंडी को हटा दिया गया है। यूएस ने आप देखिए किस तरह से अपने आर्मी चीफ को हटा दिया है, तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, जो कि रक्षा सचिव हैं पीट हेक्सन, जनरल रैंडी जॉर्ज, उन्हें यहां पर हटाया गया है। लेकिन रक्षा मंत्री पर जबरन रिटायर करने के भी आरोप लगा दिए गए और जाहिर तौर पर देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री जो कि पीट हेक्सन है, जॉर्ज को पद छोड़ने को कह दिया गया है। और इस जंग के बीच में अगर पद छोड़ने को कहा गया है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं। क्या स्ट्रांगली डिसीजन लेने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी जिसमें ये नाकामयाब सिद्ध हुए हैं और उसके बाद इस तरह से कार्रवाई हुई है, या फिर उन्होंने अपनी जो पद है उसे खुद ही छोड़ दिया है। यानी कि छोड़ने को कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि 80 लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इस तरह से अगर यहाँ आप देखिए जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना पद छोड़ देते हैं तो जंग के बीच में हालात और खराब हो सकते हैं। एक तरफ आपको हथियार चाहिए, हथियार चलाने के लिए भी लोग चाहिए, तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सन ने यहाँ पर आप देखिए अपनी बड़ी बात कह दी है। अचानक हटाए गए यूएस आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ को हटाने का एक बड़ा आप देखिए किस तरह से फेरबदल हुआ है। ईरान जंग के बीच में ही जनरल रैंडी जॉर्ज हट गए हैं और रक्षा मंत्री पर जबरन रिटायर करने का आरोप लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से इन्हें जानबूझकर रिटायर कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए अचानक अगर इस तरह से काम होता है तो फिर सवाल जरूर उठ जाता है, लेकिन युद्ध के बीच में बदलाव करना ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती है और इस बदलाव की वजह से कई अधिकारी भी आप देखिए किस तरह से हटाए गए हैं। और अगर आपको जो जंग है वो लंबी लड़नी है, लेकिन आपको सबसे पहले तो अपने सैनिकों की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, और अगर आप अपने सैनिकों को हटा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि पीट हेक्सन ने अचानक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है और यहाँ बड़े बदलाव हुए हैं। रैंडी जॉर्ज आप देखिए क्या काम करते हैं, कौन है वे, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 4 स्टार जनरल हैं और कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों और रणनीतिक जिम्मेदारियों को भी संभाला है उन्होंने। आर्मी चीफ के रूप में उनका काम सेना की तैयारी, आधुनिकीकरण, संचालन को दिशा देना था और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत ही यहाँ सेना के शीर्ष सैन्य सलाहकारों में ये शामिल रहे हैं। तो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के पद से अब देखिए किस तरह से इस्तीफा दे दिया गया है रैंडी जॉर्ज की तरफ से। लेकिन फिलहाल रैंडी जॉर्ज की तरफ से ये कहा गया कि डिफेंस मिनिस्टर ने जबरदस्ती हटा दिया है, वो अपना पद यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर्स ने यहाँ रिटायर उन्हें कर दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पुनर्गठित करने के प्रयास का भी ये हिस्सा हो सकता है कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देखिए अपनी सेना के स्ट्रैटेजी को बदला जाए। रैंडी जॉर्ज अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल हैं, यूएस आर्मी के चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं वो रह चुके हैं और 4 स्टार जनरल के पद पर रहे हैं। सैन्य रणनीति ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाते हैं, हालिया घटनाओं के चलते चर्चा में भी रहे हैं। लेकिन रैंडी जॉर्ज इस तरह से अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर सवाल जरूर उठ जाता है और अमेरिका में यहाँ रैंडी जॉर्ज की तरफ से ये कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से उन्हें जबरदस्ती आप देखिए रिटायर कर दिया गया। तो अब जंग चल रही है, लेकिन उस बीच में आप अपने ऑफिसर्स को रिटायर कर देते हैं।
सवाल जरूर उठता है, लेकिन इसके साथ ही अब आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां अमेरिका के अंदर होंगी। दूसरी तरफ ईरान आप पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत हथियार है, मैं अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लूंगा। लेकिन इसके साथ ही खबर ये भी है कि अमेरिका अलग अलग देशों से अपने हथियार मांग रहा है वापस। और एक और बड़ी खबर